हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और जाना कि इनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, अर्थात ग्राफिकल सोल्यूशन हमने देखा। फिर हमने ये महसूस भी किया कि ग्राफिकल सोल्यूशन जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड सोल्यूशन है उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसको प्लॉट करने के लिए हमें एक जो रियलिस्टिक ग्राफ का साइज़ होता है उसमें सारे नंबर शायद हम नहीं प्लॉट कर पाएँ एक साथ, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ऑफ कोर्स जो ग्राफ हम यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट 1 mm होता है, तो एक लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ वेयर स्केलिंग अप टू अ लिमिट इज़ पॉसिबल ओनली, आप उसे प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर्स थोड़े वियर्ड हो जाएं, फ्रैक्शनल, नॉन इंटीजर और एक्स और वाई की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जिसको आप एक ही ग्राफ पेपर पे ना समेट पाएँ, तो ऐसी दशा में ग्राफिकल मेथड उतना कारगर नहीं रहता। और चूँकि वो रीडिंग बेस्ड मेथड है, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स रीड करने होते हैं, तो हमेशा एरर का स्कोप रहता है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अलजेब्राइक मेथड एक एरर फ्री मेथड है जहाँ पे एरर की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इक्वेशंस को एनालिटिकली सॉल्व करते हैं और एनालिटिकल सॉल्यूशंस हमेशा परफेक्ट होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं। एक लॉजिकल स्टेप वाइज मेथड में उसको एक एल्गोरिथम के चलते सॉल्व किया जाता है, तो ग्राफिकल मेथड से कहीं बेटर है। और एनी टाइप ऑफ नंबर्स कैन बी सॉल्व्ड इजीली, एग्जैक्टली, whether they are rational, irrational, fraction or whatever be the relative size of two variables in solution। तो अल्जेब्राइक मेथड में अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्जेब्राइक मेथड में दो तरह के मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ, एक बार समझ लेते हैं क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि वी आर गिवन अ पेयर ऑफ इक्वेशंस जिनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, सब्स्टिट्यूशन अर्थात विस्थापन, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो उसके चलते हमको सिंगल वेरिएबल की एक इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमने कक्षा 7 या 8 में सीखा है, तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर वापस प्लग बैक करके दूसरा वेरिएबल भी इवैल्यूएट किया जाता है। इस प्रकार दोनों वेरिएबल्स आसानी से हल किए जा सकते हैं टू देयर एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पे कोई एक्टिविटी या रीडिंग या ड्राइंग इन्वॉल्व नहीं है, तो ये मेथड सिंपल हैं और किसी भी तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलजेब्रा अक्सर प्रिवेल करती है अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एनालिटिकली और रिगरसली प्रूव करके सॉल्व की जाती हैं, तो वो मेथड ज़्यादा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। 7x minus 15y is equal to 0 and x plus 2y is equal to 3। यहाँ पे we will choose either equation, we will pick either of the equation and write one variable in terms of the other। Let us consider the second equation, x plus 2y is equal to 3। तो यहाँ पे अगर x को y के टर्म्स में लिखना है तो 2y वाला हम टर्म दूसरे साइड ले जाएंगे, हिंदी में पक्षांतर कहते हैं। तो x को y के पदों में लिखा जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब इस वैल्यू को जो कि हमने दूसरी इक्वेशन से प्राप्त की है, इसको पहली इक्वेशन में प्लग कर दिया जाएगा। x के स्थान पर हम 3 माइनस 2y लिखेंगे, तो पहली इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 7 टाइम्स 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ध्यान दें, ये y की एक सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है जिसको आप आसानी से सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते हैं 19/29। नाउ x आपको पहले से पता है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो y की वैल्यू आपने जो अभी यहाँ निकाली है 19/29, उसको प्लग बैक करेंगे तो x आ जाएगा 49/29। अब ध्यान दें, ये वैल्यूज़, दीज वैल्यूज़ आर हार्ड टू रीड ऑन ग्राफ। फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और बड़े बड़े थोड़े फ्रैक्शंस हैं, तो एग्जैक्टली क्वान्टिफाई करना, पिन पॉइंट करके ग्राफ पे लोकेट करना पॉसिबल ना हो सकता है, गलती हो जाएगी। तो इन सब्स्टिट्यूशन मेथड वी गेट अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन विच इज इजीली सॉल्व्ड वंस वन वेरिएबल इज नोन, सेकेंड वन कैन ऑल्सो बी नोन, एग्जैक्टली नोन। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड और इस पे आपको वेरिफिकेशन भी करना है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन के इस चैप्टर की एक अच्छी बात यह है
कि आप अपने आंसर को सेल्फ चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट कर सकते नहीं, करना ही चाहिए, ताकि आपकी अगर कोई गलती हो तो आप उसे तुरंत देन एंड देयर पकड़ लें और सुधार लें। तो आपने जो सोल्यूशन निकाला है 49/29 एंड 19/29, इसको इन दोनों इक्वेशंस में रख के देखें कि क्या वास्तव में इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली ये सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं। आप पाएंगे कि करता ही है, क्योंकि हमने इसको ठीक तरीके से सॉल्व किया है। और ये वेरिफिकेशन का स्टेप मस्ट डू है, आपको हमेशा करना चाहिए परीक्षा में, क्योंकि हर कंसेप्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अपने उत्तर को चेक किया जा सके, बट हाँ इक्वेशंस में ये संभव है कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है उसको प्लग बैक करके अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। अब इसका जो वर्किंग रूल है इसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है। स्टेप 1, फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल से x फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट। जो भी इक्वेशन आपको सरल लगे उसको उठाएं, उसमें किसी भी वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखें, एंड देन उसे आप जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस टू इक्वेशन इन वन वेरिएबल, and equation in one variable can be easily solved, and then you can find the other variable also. Okay, इस प्रकार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल कर सकते हैं। दिस इज अलजेब्राइक मेथड, डिफरेंट फ्रॉम ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। ओके, we have substituted the value of one variable, that is why it is called substitution method. नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। एज वाला क्वेश्चन है। जब भी लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स की बात होगी तो आपको एज वाले क्वेश्चंस बहुत नज़र आएंगे। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज़ के रूप में आते हैं। एक कॉमन एमसीक्यू जैसे दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? एज की कंपैरिजन समय की टाइमलाइन में आगे पीछे जाके कि कुछ रेशियोज देखे जाते हैं और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ अ कॉमन एमसीक्यू, यू कैन से। किसी भी परीक्षा में आप इस तरह के सवाल ज़रूर नज़र आपको पड़ेगी, और ये ऑप्शन दिए रहते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव सवाल तो आपके स्कूल में ही आते हैं, कंपटीशन में वो चीज़ें एमसीक्यू का रूप ले लेती हैं। तो देखते हैं पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जड़ें तो उन सवालों की इन्हीं कंसेप्ट्स में हैं। आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में बड़े बड़े कंपटीशन की जड़ें हैं, तो एनसीईआरटी में दिए गए ज्ञान को ग्रहण करें और इन सवालों को यही समझें गहराई से। ओके, लेट एस एंड टी बी एजेस इन ईयर्स ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। एस टी एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो पहली क्वेश्चन कहती है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर देन। तो दोनों की एज में से 7 माइनस कर लिया और s - 7 विच इज़ एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago एंड t - 7 इज एज ऑफ डॉटर 7 years ago। इनमें रिलेशन दिया है 7 times का। ऑफकोर्स फादर की एज डॉटर की एज की 7 गुना थी, तो इसको लिखा है s - 7 इज इक्वल टू 7 times t - 7। ब्रैकेट्स का ध्यान रखें इक्वेशन बनाते समय, और आप इसको जब खोलेंगे तो आएगा s - t + 42 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दर्शाती है पहली शर्त को, पहली कंडीशन को आपने मैथमेटिकली डिपिक्ट किया है बाय वे ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच रीड्स s - 7t + 42 इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड कंडीशन सेज दैट 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की एज होगी s + 3 और उसकी डॉटर की एज होगी t + 3, और तब फ्यूचर में इनमें कंडीशन दी है कि फादर की एज डॉटर की एज की 3 गुना होगी, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। 3 से मल्टीप्लाई किया डॉटर की एज को, तो हमें मिल गई फादर की एज, जो कि 3 साल बाद का एक सिनारियो है। अगेन ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, और ब्रैकेट्स को खोल के आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी s - 3t इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स s and t, and we have to find what are the values of s and t, that is s and t are their ages at present। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे।
तो दूसरे इक्वेशन का चयन हमने किया और s को t के टर्म्स में लिखा, तो हमें प्राप्त हुआ s इज इक्वल टू 3t प्लस 6. Now we will plug back this value of s in terms of t into first equation and then we will obtain 3t plus 6, जहाँ पे s था वहाँ पे 3t plus 6 आ गया, minus 70 plus 42 is equal to 0, जहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको t मिलेगा 12. t 12 मिलते ही आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 टाइम्स करके उसमें 6 ऐड कर दीजिए, 36 प्लस 6 42. तो s और t की वैल्यू आ गई क्रमशः 42 एंड 12. नाउ यू कैन चेक दैट जो आपका सोल्यूशन आया है, आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर 42 एंड 12 ईयर्स ओल्ड रिस्पेक्टिवली एट प्रेजेंट. नाउ लेट अस सी कि क्या ये सवाल की शर्तों को सेटिस्फाई करती हैं ये वैल्यूज. 7 साल पहले ये एजेस रही होंगी 35 एंड 5, तो क्लियरली 7 का अनुपात है 7 साल पहले, और 3 साल बाद 3 का अनुपात होगा, तो 15 और 45 हो जाएगा 3 साल बाद. क्लियरली रेशियो इज 3 टाइम्स. तो सवाल की दी गई शर्तों को वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, अर्थात ये हमारा सोल्यूशन सही है जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक से प्राप्त किया है. ओके, अगला सवाल. In a shop, the cost of 2 pencils and 3 erasers is 9 rupees and cost of 4 pencils and 6 erasers is 18. Find cost of each pencil and each eraser. Let us say cost of each pencil is x and each eraser, that of each eraser is y. According to the first condition which reads cost of 2 pencils and 3 eraser is 9 rupees, तो आ जाएगा 2x plus 3y is equal to 9. And the second condition reads cost of 4 pencils and 6 erasers is 18, which will translate to 4x plus 6y is equal to 18. अच्छा, हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इक्वेशंस बनाएं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो उसको बिफोर हैंड सॉल्व करने से पहले एक बार रेशियो टेस्ट जरूर कर लें. जो हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ी थी पिछले क्लास में, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, वो आप ज़रूर करें. तो आपको पहले ही एक भविष्यवाणी आप कर पाएंगे कि इन इक्वेशन का सोल्यूशन किस प्रकार का होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि सवाल में किसी मेथड को करने के लिए कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम ग्राफिकल मेथड नहीं यूज़ करेंगे. वो केवल एक एक्टिविटी बेस्ड कंसेप्ट था जिससे आप समझ पाते थे कि एक्चुअली इक्वेशंस ग्राफ पे कैसे नज़र आती हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका सोल्यूशन कैसे रीड किया जाता है. वो एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम अलजेब्राइक मेथड्स का ही इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो लेट अस ट्राई द अलजेब्राइक मेथड हियर. ओके, x को हमने y के टर्म्स में लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1. पहली इक्वेशन से हमने x को y के टर्म्स में लिखा, x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2, और इसी वैल्यू को जब हमने सेकेंड इक्वेशन में प्लग बैक किया तो हमें एक वियर्ड सा रिजल्ट मिला विच रीड्स 18 इज इक्वल टू 18. और इससे हमें कुछ भी नहीं पता चलता कि x और वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी. ये तो एक 18 इज इक्वल टू 18 इज एन आइडेंटिटी इज अ स्टेटमेंट जो हमेशा यूनिवर्सली ट्रू होता है, बट इट डज नॉट लीड टू एनीथिंग. इससे हमें x और y की वैल्यूज़ नहीं पता लगती. This statement is true for all value of x and y. We do not get any specific value of x or y. Again, this equation अगर आप इसको रेशियो द्वारा टेस्ट करें, रेशियो टेस्ट करें इसका, तो a रेशियो आ जाएगा 2/4, जिसमें हम x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं, और b रेशियो आ जाएगा y की कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे 3/6, 1/2, और c को जब डिवाइड करेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा. तो तीनों रेशियो जब एग्री करते हैं तो उस दशा में ये दोनों लाइंस, ये दोनों इक्वेशंस डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती हैं और दे हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर. इन दिस सिनेरियो वी डू नॉट गेट एनी यूनिक सोल्यूशन, और दे हैव infinitely many solution. We cannot find a unique solution. There are many common solutions to the given situation. You can take any value of x and you can find y. अगर आप x की वैल्यू ले लें, 2 ले लें, तो कितना आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 4, 5, पाई आ जाएगा 5/3.
इस तरह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, शायद फ्रैक्शन में आएगा, पैसे में आएगा, इफ नॉट इन रुपीज़, बट देयर विल बी इन्फिनिटली मैनी पॉसिबिलिटीज. तो दिस प्रॉब्लम विल नॉट हैव एनी यूनिक सोल्यूशन because the system of equation depicting the problem statement stands for coincident lines which will intersect at every point and they will have infinitely many solutions. Okay. Example 7. Two rails are represented by equations this. Will the rails cross each other? By crossing we mean that do they intersect at a unique point. By crossing हमारा अभिप्राय है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस इनका कोई यूनिक अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए. सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करेंगे. x को y के टर्म्स में रखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और इस वैल्यू को प्लग बैक किया सेकेंड इक्वेशन में, तो आपको एक वैल्यू ऐसी प्राप्त हुई जो कि असंभव है, विच रीड्स -4 = 0 विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन. इन दोनों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट पेयर हैं. एंड व्हाट दे विल डिपिक्ट ऑन ग्राफ, दे विल शो पैरेलल लाइंस which will never intersect. So the rail will not cross each other. Answer is the rails will not cross each other. The rails will not cross each other. इसको आप रेशियो एनालिसिस से भी देख सकते थे. A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो देखा जाए. A रेशियो इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x which is 1/2. 1/2. B ratio is ratio of coefficients of y which is 2/4, again 1/2. So A ratio and B ratio match. What is C ratio? C ratio is ratios of C, -4 by -12 which is 1/3. So A ratio and B ratio match but they do not tally with the C ratio, which is the case of parallel lines or inconsistent system of linear equations which will not have any solution, or the lines will not intersect or the rails will not cross each other. ये इसका आंसर हुआ. ओके. एग्जाम्पल 6 में दिखाया है द टू सेम इक्वेशंस essentially represent a unique line which contains infinitely many points, hence infinitely many solutions. तो ये जो आपने अभी एग्जाम्पल 6 किया है उसमें आपको जो कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, सेम इक्वेशंस मिलेंगी. टू सेम इक्वेशंस essentially represent a unique line which contains infinitely many points, hence infinitely many solutions. ध्यान दें, एग्जाम्पल 6 में जो आपको इक्वेशंस मिली हैं वो एक्चुअली सेम इक्वेशन है, क्योंकि क्लास 9 में हमने पढ़ा था जब इक्वेशंस की बात पहली बार हुई थी कि अगर किसी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके नेचर पे असर नहीं पड़ता है. तो देखिए यहाँ पे अगर पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको सेकेंड इक्वेशन मिल रही है, which only means that these two are essentially same equations and they represent one single straight line. Same equations will represent a unique line which contains infinitely many points, hence infinitely many solutions, because these lines are intersecting at every point, every possible points. Example 6 से ये बात निकल के आती है. Exercise 3.2 सब्स्टिट्यूशन से आपको चेक करना है और पहला स्टेप कर लीजिए आप हमेशा द रेशियो टेस्ट. इससे चेक कर लीजिए कि क्या ये रेशियो टेस्ट द्वारा यूनिकली सॉल्वेबल होंगी कि नहीं होंगी. उसके बाद ही आप सब्स्टिट्यूशन वाला काम शुरू कीजिए. ये मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर सवाल में पहले रेशियो टेस्ट द्वारा पहला स्टेप आप यही कीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, ताकि आप क्लूलेस ना रहें और कंफ्यूज ना हों. हमेशा बेटर होता है कि अगर किसी टेक्निक द्वारा अपने आंसर को आप पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हैं तो उसको डिप्लॉय करना चाहिए. सवाल नंबर 2, आपको 2 इक्वेशंस दी हैं, सॉल्व देम एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3. तो इन दोनों को आप सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से. लेटेस्ट से सोल्यूशन कम्स 1,2. तो उस 1,2 की वैल्यू को आप x और y की जगह इस येलो इक्वेशन में रख दें, y = mx + 3. तो वहाँ से आपको m की एक सिंगल इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें एकमात्र अननोन m होगा, उसे आप सॉल्व कर लें m के लिए. ओके.
Form the pair of linear equation and solution by substitution method. Difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. तो let us say these two numbers are x and y. तो difference अगर 26 है तो x minus y 26 हो गया. It shows x is a bigger number. And one number is 3 times the other. So bigger number is 3 times the other. X equal to 3 times y. अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है. x minus y 26 and x equal to 3y और x minus 3y equal to 0. इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज. फाइंड देम. वही है कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, x बड़ा है और y छोटा है, तो उनका समेशन तो 180 होता है सप्लीमेंट्री का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा. x प्लस वाई इज 180 एंड x माइनस वाई इज 18. अगेन टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, लीनियर इक्वेशंस, दे कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगेन भाई कॉस्ट वाला, दो आइटम्स की कॉस्ट आपको टोटल दी हुई है. 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट टोटल दी है 3800 और 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 715. तो जो अभी हमने ऊपर दो कॉस्ट वाला किया था क्वेश्चन, पेंसिल एंड इरेजर वाला, वैसे ही होगा. हो सकता है यहाँ पे सोल्यूशन निकले या ना निकले, ये आपको करके देखना होगा. टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन है. कुछ ऐसा है कि टैक्सी के चार्ज के लिए एक फॉर्मूला है. एक तो है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि अगर आप कुछ भी ना चलें तब भी आपको उतना पेमेंट करना ही करना है. और रनिंग कॉस्ट कि जितना आप किलोमीटर चलते जाएंगे तो मीटर के हिसाब से वॉट एवर इज़ द रीडिंग, आपको डिस्टेंस कवर्ड के उसके ही प्रपोर्शन में पेमेंट करना होगा. तो उसको फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज कहते हैं. इसकी इक्वेशन बना के आप देखिए, इसको हम लोग समरी क्लास में सॉल्व करेंगे. फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. लेट अस से फ्रैक्शन इज x by y. तो x प्लस 2 by y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11. इसको भी हम लोग समरी क्लास में करके देख लेंगे. एज क्वेश्चन, 5 years ago age of Jacob will be 5 years hence. Age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of son. What are their present ages? इनको आप वही जैसे भी एज वाला क्वेश्चन किया था, x और y आप प्रेजेंट एज मान लें और बैकवर्ड्स जाने पे क्या रेशियो निकल रहा है और फॉरवर्ड जाने पे टाइमलाइन में क्या रेशियो निकल रहा है सवाल के द्वारा, वैसे करें. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 वाले क्वेश्चन की तरह करें, इक्वेशन बनाएं. लेट अस से x एंड y आर देयर रेस्पेक्टिव एजेस एट द प्रेजेंट टाइम. तो 5 years हेंस में हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5 एंड 5 years अगो में हो जाएगा जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5. इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व कीजिए तो आपको x और y मिल जाएगा. एंड x एंड y आर नथिंग बट देयर प्रेजेंट एजेस. ओके, वी नाउ स्विच टू एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड भी एक अलजेब्राइक मेथड है जिसको करने के लिए हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर हमको दूसरे वेरिएबल की एक सिंगल इक्वेशन मिलती है, उसे हम सॉल्व करते हैं. रिमूविंग ऑफ वन वेरिएबल, एलिमिनेशन अर्थात विलोपन, रिमूवल ऑफ वन वेरिएबल करके हम दूसरे वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और फिर बाद में पहले वेरिएबल को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं. दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, सीधे एग्जाम्पल से समझा जाए. रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 person इज 9/7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4/3. ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपया पर मंथ. फाइंड देयर मंथली इनकम्स. ओके, इनकम्स हो गई 7x बाई 9x एंड 7x. अगर हम रेशियो फैक्टर x मान लें, जब भी दो राशियों का रेशियो दिया जाए और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी हो तो पुराना तरीका है, एक रेशियो फैक्टर मान लिया जाता है और उस फैक्टर से रेशियोज़ को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मिलती हैं. दिस इज़ अ मेथड टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फ्रॉम रिलेटिव वैल्यूज़ और रेशियो.
तो 9/7 अगर रेशियो है तो फॉर सम वेरिएबल x, फॉर सम पैरामीटर x, देयर एब्सोल्यूट incomes will be 9x and 7x and their expenditure accordingly will be 4y and 3y. Note that for every ratio the ratio factor may or may not be alike. Therefore we have taken two different ratio factors x and y without loss of any generality. x और y इनके respectively ratios है, ratio factor of income and ratio factor of expenditure. अब हमें अगर दो पर्सन्स की इनकम और एक्सपेंडिचर पता है तो सेविंग क्या होती है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो पहले व्यक्ति के केस में इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4y, तो सेविंग हो जाएगी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। और दूसरे व्यक्ति के केस में सिमिलरली 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे हम वी विल ट्राई टू एलिमिनेट y। उसके लिए हम क्या करते हैं, y पे नज़र डालें। y का कोफिशिएंट इधर y 4 है और इधर 3 है, तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी 27x माइनस 4y इक्वल टू 6000 एंड 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। y के जो कोफिशिएंट्स हैं उससे इधर उधर गुणा कर देंगे। पहली इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन को। तो उस दशा में हमको दोनों इक्वेशन जो मिलेंगी कन्वर्टेड, जो एसेंशियली सेम इक्वेशंस हैं, क्योंकि इक्वेशन को दोनों साइड्स पे एक ही रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उनका नेचर नहीं बदलता है। तो इस प्रकार जो हमको कन्वर्टेड या मल्टीप्लाइड इक्वेशन प्राप्त होंगी उनमें आप देखेंगे y का कोफिशिएंट सेम हो गया है 12, क्योंकि नीचे वाले को आपने 4 से गुणा किया है और ऊपर वाले को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो अभी केवल y पे फोकस करें, y का कोफिशिएंट इन दोनों इक्वेशन में सेम हो गया जो कि 12 है। नाउ वी कैन सबट्रैक्ट और ऐड द इक्वेशंस साइड बाय साइड। तो अगर इक्वेशन 3 में से सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 टू एलिमिनेट y, अगर हम साइड बाय साइड सबट्रैक्ट करें तो 18x माइनस 12y माइनस ब्रैकेट में 12 यहाँ पे, हाँ ठीक है, अगर टर्म बाय टर्म अब सबट्रैक्ट करेंगे और x और y के टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो आपको ये मिलेगा 28x माइनस 27x एक ब्रैकेट में माइनस 12y माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000। अब उल्टा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या होगा और नेगेटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइन दोनों तरफ से न्यूट्रलाइज हो जाता है। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y और y के टर्म्स कट जाएंगे, अर्थात एलिमिनेट हो गए। ध्यान दें, इस एक्सरसाइज से, इस ट्रिक से आपने y के जब कोफिशिएंट बराबर कर दिए तो सब्ट्रैक्शन करते ही y कैंसिल आउट हो जाएगा, y के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल बचेगा x का, जिसको हम इवेल्युएट करेंगे 2000। x 2000 आ गया तो जैसे ही एक वेरिएबल हमारा इवेल्युएट हो जाता है उसकी मदद से हम दूसरा भी हासिल कर लेते हैं। तो ये y आ गया 4000। सो द सोल्यूशन इज 2000 and 4000। देयरफॉर मंथली इनकम्स आर 18000 and 14000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से आप रेशियो भी चेक कर सकते हैं, सवाल में जो दिया है 9/7 का इसका रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 2000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आ जाएगा, हाँ ये 9/7 आ रहा है। तो एक सवाल में जो शर्त दी थी वो वायलेट नहीं हो रही है। वेरिफिकेशन स्टेप, अब एक्सपेंस निकालना है, वो भी इसका रेशियो 4/3 आप निकाल सकते हैं। ये वेरिफिकेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपकी एरर्स को चेक करेगा और आपके आंसर्स की एक्यूरेसी इंश्योर करेगा। तो ये स्टेप ज़रूर करें, इसको स्किप ना करें। आई एम श्योर ये करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड बिकॉज वी एलिमिनेट वन वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड का जस्ट क्या है, एन इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑन बोथ साइड्स एंड टू इक्वेशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड साइड बाय साइड। ये इस मेथड की जो दो बेसिक कोर कंसेप्ट्स हैं वो यही हैं कि इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता जब आप दोनों साइड एक ही संख्या से गुणा करते हैं या भाग देते हैं, और दो इक्वेशन को साइड बाय साइड
ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उसी बात को इन्होंने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में एल्गोरिदम के रूप में लिखा है। इसको आप पढ़ें और फॉलो करें। एग्जाम्पल 9, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। अगेन आपको लेटेस्ट से आपको y या x कुछ भी एलिमिनेट करना है। एक पहले डिसीजन ले लें कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम x का कोफिशिएंट बराबर करेंगे। पहले ध्यान दें, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, पहले में x का कोफिशिएंट 2 है। तो अभी केवल x पे गौर किया जाए। अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, दोनों जगह x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहली इक्वेशन को 2 से। तो ये इक्वेशन बन गई 4x + 6y = 16 और दूसरी 4x + 6y = 7 एज इट इज़ है, हमने इसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4x और 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेंजली 6y और 6y भी कैंसिल आउट हो रहे हैं एंड वी गेट 16 - 7 0 = 9 which is false. Therefore the pair of equation has no solution and you can always begin by ratio test. A रेशियो है 1/2, B रेशियो है 1/2 और C रेशियो है 8/7 which is not 1/2. So A ratio and B ratio tally and which do not match with C ratio. So जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, इस दशा में these two equations will not have any solution. They are inconsistent pair of solutions which will represent parallel lines on Cartesian graph. Okay. Sum of a 2-digit number and number obtained by reversing the digits. ये भी एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनता है MCQs में। If the digits of number differ by 2, find number. How many such numbers are there? किसी भी 2 डिजिट नंबर को कॉमनली आप लिखोगे अगर एक्स वाई के रूप में लिखते हो, जैसे एक्स वाई, जहाँ पे एक्स कोई डिजिट है, वाई कोई डिजिट है, तो उसका जो अलजेब्राइक नोटेशन है वो वास्तव में होता है 10x + y। 10x + y क्यों होता है? क्योंकि यूनिट्स डिजिट y है और 10th प्लेस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है, छोटे क्लास में पढ़ते थे ना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, क्लास 3, 4, क्लास 2 में पढ़ते थे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। उसी को लिखा गया एक्सपैंड करके कि x और y डिजिट्स हैं। x y हो सकता है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी, x इज 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर है और y भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट है। नोट दैट x एंड y आर डिजिट्स वेयरएज 10x + y इज अ नंबर। तो y डिजिट होगा यूनिट प्लेस और x डिजिट हो गई 10th प्लेस, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। तो जो नंबर बनेगा वो होगा 10x + y। ओके, ये कंसेप्ट पहले समझें कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को अलजेब्राइकली कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम सवाल में आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरह कई डिजिट्स को, कई नंबर्स को लिख के देखें। फॉर एग्जांपल 56 = 10 × 5 + 6, 42 = 10 × 4 + 2, 66 = 10 × 6 + 6, 11 = 10 × 1 + 1. Okay. When the digits are reversed, the number becomes 10y + x. Clearly, आपने डिजिट्स को पलट दिया है। तो पहले तो ये समझें, ये जो कंसेप्ट है कि डिजिट्स को पलटने से क्या होता है और नंबर कैसा दिखता है। उस किसी भी नंबर का अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डिजिट्स के टर्म्स में, पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझें, तभी इस सवाल में आगे बढ़ पाएंगे, वरना इसमें गलतियां बहुत होती हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके, अब सवाल में जो शर्त दी है, डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। एंड इन नंबर्स का जो नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने से नंबर प्राप्त हुआ है, उनका समेशन 66 है। तो इन दो बातों को हम इक्वेशंस के रूप में कैसे लिखेंगे? नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, इनको ऐड करने पे मिलता है 66। तो 10x + y + 10y + 6 = 66। ये सिंप्लीफाई होता है x + y = 6। और दूसरी शर्त है x - y = 2। लेट अस से x इज अ बिगर डिजिट and y is a smaller digit, तो x - y is 2. ओके, इनमें से कुछ भी हो सकता है, x बड़ा है या y बड़ा है, उसके हिसाब से हम मान सकते हैं।
जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 and 4 2 and y इक्वल टू 4, तो नंबर होगा 24 and 42। अब 24 and 42 पे ये जो शर्तें हैं वो आजमा के देखिए। 42 and 24 को ऐड करने पे मिलता है 66 एंड 42 and 24 इन दोनों में ही डिजिट्स का अंतर 2 है, क्योंकि डिजिट्स हैं 4 और 2। तो ये जो नंबर्स हैं वो इस सवाल की शर्तों को सेटिस्फाई करते हैं। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? देयर आर 2 सच नंबर्स, 42 and 24। ऑफकोर्स एक दूसरे का ही पलट के लिख दिया है। वेरिफिकेशन स्टेप चेक कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, वी विल डू दिस क्वेश्चंस इन रिवीजन क्लास। अभी हमने कंसेप्ट्स को कवर किया है, तो इसमें आपको सवाल बना के एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। तो पहले आई वुड एडवाइस कि आप रेशियो टेस्ट से करें, ताकि आप बिफोर हैंड जान सकें कि इन समीकरणों के हल होते हैं भी कि नहीं। उसके बाद आप आगे बढ़ें तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन है और डिजिट्स वाले क्वेश्चन, ये 3 ही तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें आते हैं। फ्रैक्शन को चेंज किया जाएगा, एज का कुछ क्वेश्चन होगा और 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन बहुत ईजिली बनते हैं। और ये आपको पहले भी अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, इस बार इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। कंसेप्ट वही है, मेथड भी मोटा मोटा वही है। दोनों ही मेथड्स में आपको एक लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल प्राप्त होती है, जिसको आप हल करते हैं, फिर आप दूसरा वेरिएबल इवैल्यूएट करते हैं। ओके, हाँ, अगेन ये लाइब्रेरी वाले जो क्वेश्चन है इसमें भी वही कॉस्ट है कि एक फिक्स चार्ज है और एक डे वाइज वेरिएबल चार्ज है। तो इट इज़ लाइक वही कैब हायरिंग वाला क्वेश्चन, इसको भी हम लोग करेंगे समरी क्लास में। समरी में हमने क्या पढ़ा? ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपको मिले ग्लिम्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने देखा कि लीनियर इक्वेशंस ग्राफ पे सरल रेखाओं के रूप में स्ट्रेट लाइंस में नज़र आती हैं, फिर उनके इंटरसेक्शन को हम रीड करते हैं, वैल्यूज़ रीड करके उनका सोल्यूशन प्राप्त करते हैं इफ़ पॉसिबल। अलजेब्राइक मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है, एरर फ्री मेथड है। ग्राफिकल मेथड एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड है विद लिमिटेड एप्लीकेशन। आपने देखा कंसिस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं। रेशियो एनालिसिस, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो के बारे में पढ़ा। रेशियो टेस्ट आप हमेशा लगाएं, हर सवाल के शुरुआत में ही लगा के देख लें, इस बात का प्रेडिक्शन कर लें कि इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा। अगर ए रेशियो बी रेशियो मिसमैच करते हैं तो इन दिस केस देयर इज नो सोल्यूशन, देन यू डो नॉट नीड टू सी रेशियो। व्हेन ए रेशियो एंड बी रेशियो मैच but they do not match from with the C ratio, then the equation are inconsistent and they will show parallel lines, they will have no solution. When all 3 ratios match, the pair of equation is dependent and consistent, matlab they have infinitely many solutions and they will depict coincident lines. There are several situations which can be mathematically represented by equations that are not linear to start with, but we alter them so that they are reduced to a pair of linear equations. याद करें मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला चैप्टर क्लास 9th में, जिसमें हम यही करते थे कि कई सिचुएशंस को या वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में सिंप्लीफाई करते थे विद मैनी और फ्यू एजम्पशंस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग की झलक भी इस चैप्टर में है। ऑफ कोर्स मैथमेटिकल मॉडलिंग क्लास 10 में फिर से आएगी अपेंडिक्स में। एंड यू कैन स्टार्ट विद रेशियो टेस्ट एंड कंक्लूड विद वेरिफिकेशन सो दैट यू कैन चेक योर आंसर्स। फर्स्ट, रेशियो टेस्ट से अपना आंसर आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस तरह का आंसर आएगा, और वेरिफिकेशन से आप उसको डबल चेक कर पाएंगे कि जो आपने निकाला है वो सवाल की शर्तों को सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं। ओके, इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले क्लास में वी विल डू समरी एंड वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल डू सम अदर क्वेश्चंस। दिस क्लास इज ओवर।